ये देखो, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का मतलब क्या है कि तब आप कोई भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग हो रही होती है ना, तो प्लानिंग से लेके एक उसका बिल्ड फेज होता है, एक उसका कंस्ट्रक्शन फेज होता है और सबसे लास्ट में उसका एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, तो एक तरह की पूरी ये साइकिल है जिसमें आप प्लानिंग से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक का पूरा फेज हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे हाईवे के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो हाईवे के बारे में सभी को पता है सबसे पहले क्या होता है। कोई भी आपके पास दो सिटीज़ है, वहाँ पे हमें हाईवे कनेक्ट करना है। ठीक है, उन दो सिटीज़ को कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ हाईवे, अलाइनमेंट वहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सर्वे हम वहाँ पे करते हैं। हाईवे बनने से पहले 4 तरह का सर्वे होता है, ठीक है ना। अब वो जो सर्वे वहाँ पे हुआ है ना, वो बेसिकली क्या है, आपकी प्लानिंग वहाँ पे चल रही है। ठीक है, प्लानिंग का फेज वहाँ पे आया, देन उसके बाद हम उसको बिल्ड करते हैं हाईवे को, उसका एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपके पास होता है। ठीक है, पेपर पे हम लोग वहाँ पे डिज़ाइन रेडी करते हैं कि हाईवे किस तरह का होना चाहिए, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाना है, या फिर हाईवे के भी काफ़ी अलग अलग आपके पास मेथड्स है, मतलब काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स है, पता है आप सभी को। और अभी इंडिया में बने भी हैं, लगभग 3 तरह के सेगमेंट बनाए गए हैं हाईवेज़ के, जिनको अलग अलग नेम दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर टेरेन क्लासिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड क्राइटेरिया। पता है आप में से किसी को? अभी फिलहाल जो इंडिया में हाईवे बन रहा है उनकी क्या क्लासिफिकेशंस हैं? तो देखो, जो पिक्चर आपके पास यहाँ पे अभी दिख रही है, आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि आप सिविल 3D में क्या कुछ डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ ना, आपको पता होगा कंप्लीट वहाँ पे सबसे पहले देखो, कंप्लीट इस पिक्चर में आपके पास एक ब्रिज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हाईवेज आपके पास यहाँ पे गिवन है, एक रेलवे नेटवर्क आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा पाइप नेटवर्क से रिलेटेड कुछ आपको फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब मैं बेसिकली BIM के बारे में बात कर रहा था ना, तो नीचे आपके पास कुछ 4 इमेजेस हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये जो 4 पिक्चर्स आपको यहाँ पे गिवन है ना, ये कंप्लीट BIM से रिलेट करती हैं। ये चारों ही पिक्चर्स आपको एक तरह से साइकिल बता रही हैं कि BIM बेसिकली क्या होता है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इन 4 पिक्चर्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी मैंने कुछ टाइप्स आपको बताए थे BIM के, क्या थे वो? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग मैंने बताया था ना कि 4 तरह के आपके पास एक प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस आपका प्लानिंग का होता है, देन डिजाइनिंग, आई थिंक सो। हाँ, डिजाइनिंग का हम कह सकते हैं। प्लानिंग वाला पोर्शन आपका डिजाइनिंग में आप इंक्लूड हो गया। ठीक है, विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन का भी आप डिजाइनिंग के टाइम पे आपका होता है। ठीक है, कह सकते हैं 4 फेजेस, एक तरीके से 4 फेज आपको डिफाइन करना है, बस बहुत सिंपल है। कंप्लीट एक लाइफ साइकिल आपके पास यहाँ पे गिवन है, क्या किस तरह के एडवांटेजेस होते हैं BIM को। तो सॉफ्टवेयर को समझने से पहले तो हमें BIM के बारे में जानना पड़ेगा ना, कि कौन कौन सा फेज़ आपके पास होता है। मेंटेनेंस का फेज़ होता है जिसको आप एग्जीक्यूशन बोलते हो, ऑपरेशन का फेज़ वहाँ पे होता है। ठीक है, डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग का फेज़ आपके पास होता है। देखो, जो पहला फेज़ यहाँ पे गिवन है ना आपके पास BIM का, वो होता है डिज़ाइन एंड प्लानिंग। ठीक है, अब क्या होता है डिज़ाइन एंड प्लानिंग में? व्हाट इज़ इन डिज़ाइन एंड प्लानिंग? जहाँ पे क्रिएशन आप करते हो किसी भी प्रोजेक्ट की, प्लानिंग वहाँ पे हो रही है। हाँ, कंस्ट्रक्शन आपकी चल रही है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है इसमें? आइडेंटिफाइज द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू मेक डेट डिज़ाइन इन ए वेरी रियली सिंपल वे। यही तो होता है आपका डिज़ाइनिंग प्लानिंग में, कंस्ट्रक्शन फेज़ में। जैसे सिमुलेशन के बारे में आप बता रहे थे, तो यूज़फुल टूल है आपका सिमुलेशन में, प्रोटोटाइपिंग में एनालाइज आप करते हो ड्यूरिंग दीज स्टेजेस, ड्यूरिंग दीज 4 स्टेजेस। ठीक है, तो देखो, जो पहली पिक्चर आपके पास यहाँ पे गिवन है वो बेसिकली डिज़ाइनिंग प्लानिंग से रिलेटेड है। सेकंड में आप कोई भी प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड करते हो, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर में हो या फिर अगर ड्राफ्टिंग करते हो तो पेपर के बेसिस पे होता है आपका। थर्ड जो पिक्चर है वो आपको एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शो हो रही है यहाँ पे। और सबसे लास्ट में कंप्लीट आपका मॉडल यहाँ पे जनरेट हो चुका है, डिज़ाइन आपने किया, कंस्ट्रक्शन आपने कंप्लीट किया, यानी कि कंप्लीट उसको बना के फील्ड पे आप आ चुके हो। यहाँ पे उस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन हो रही है। जैसे हाईवे बनता है, प्लानिंग हम करते हैं, पेपर में मैप स्टडी आप वहाँ पे करते हो, मैप स्टडी करने के बाद एक प्रोटोटाइप हम उसका जनरेट करते हैं, बिल्डिंग फेज में होता है, देन कंस्ट्रक्शन, देन उसका एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि एग्जीक्यूशन का मतलब कि उस हाईवे के ऊपर जो आपने डिज़ाइन किया है वहाँ पे व्हीकल का, ट्रैफिक का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, वही तो एग्जीक्यूशन फेज होता है।
और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जैसे आपका ब्रिज अगर आप बना रहे हो तो उस पर कितना लोड आ रहा है, एक लोड टेस्टिंग होती है ना, कितने टाइम्स की होती है लोड टेस्टिंग ब्रिज पे, तब लोड टेस्ट होता है तो कितने टाइम का होता है, कितने घंटे का टेस्ट वहाँ पे किया जाता है। ऑपरेशंस और मेंटेनेंस में बेसिकली क्या होता है, आपके जो बीआईएम का पूरा प्रोसेस है ना, इसका लास्ट स्टेज होता है फंक्शनल बिल्डिंग्स लाइफ साइकिल, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। और जाहिर सी बात है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो जब कंस्ट्रक्शन फेज आपका डन हो जाता है ना, तो जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो, कंस्ट्रक्शन फेज आपका हुआ, उसके बाद क्या होता है, जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीआईएम टेक्नोलॉजीज, जिसमें क्या होता है कि जो आपका कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है वो एक स्मूदर प्रोसेस में आपका वहाँ पे कन्वर्ट होता है, ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क आपके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बिल्ड हो गया, ठीक है, जिसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट को हम क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं, और उसमें एक एग्जीक्यूशन का प्रोसेस आपका वहाँ पे होता है। तो बीआईएम को हम कह सकते हैं कि प्लानिंग से लेकर और उसका एग्जीक्यूशन तक का पूरा प्रोसेस ही आपका क्या होता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जिसमें हर प्रोजेक्ट की, किसी भी प्रोजेक्ट की आपको पूरी डिटेल वहाँ पे मिलती रहे। दूसरा बीआईएम में हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास एक सेंट्रल लोकेशन होती है, सेंट्रल फाइल लोकेशन आपके पास है, एक ही समय में काफ़ी सारे इंजीनियर्स वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अब तब हाईवे बनता है तो हाईवे में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, आप ज़रा मुझे बताएं, एक इंजीनियर ही पूरा हाईवे डिज़ाइन कर सकता है क्या? भाई हाईवेज में काफ़ी सारे जैसे मटेरियल्स भी हैं, तो फील्ड इंजीनियर का काम वहाँ पे है, ठीक है, दूसरा डिज़ाइन इंजीनियर भी आपका कुछ कंट्रीब्यूशन वहाँ पे होता है, ठीक है, दूसरा जो क्वांटिटी इंजीनियर्स होते हैं जिनको मटेरियल की नॉलेज होती है कि कितना मटेरियल कहाँ पे अप्लाई करना है, वो भी वहाँ पे होते हैं, जियोटेक इंजीनियर्स होते हैं। तो देखो एक ही समय में, एक ही टाइम पे, एक ही प्रोजेक्ट पे काफ़ी सारे लोग तब काम कर रहे होते हैं ना, और प्रोजेक्ट आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस में एग्जीक्यूशन में चलता रहता है, तो वो कंप्लीट प्रोसेस आपका क्या होता है, बीआईएम, ठीक है। अब समझे कुछ बीआईएम का मतलब? अच्छा साउंड, अभी मैसेज किया है विक्रम ने, साउंड का कोई इशू आ रहा है क्या? ठीक है ना, तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस होता है आपका बीआईएम का, जिसमें प्लानिंग से लेकर और उसके एग्जीक्यूशन तक का पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो ज़रा मुझे बताओ, बीआईएम से रिलेटेड कुछ डाउट है तो, फिर इसके अलावा हम फर्दर अभी चलते हैं आगे की स्लाइड्स पे। तो देखो सिविल 3D है ना, ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक टिपिकल डिज़ाइन और एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, सिर्फ इतना ही इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप इसमें काफ़ी कुछ काम कर सकते हो। किस तरह का वर्क आप इसमें कर सकते हो ज़रा मुझे बताएंगे? जैसे आप स्टार्टिंग में बता रहे थे ना कि 3D मॉडल आप बनाते हो, उसको हम मतलब जनरेट करने से पहले या फिर कंस्ट्रक्शन फेज़ में होता है तो उससे पहले ही हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप सिविल 3D में ईजिली कर सकते हो, है ना। तो हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक डिज़ाइन और एनालिसिस सॉफ्टवेयर ही है, बिकॉज वी कैन विजुअलाइज हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स आफ्टर कंस्ट्रक्शन, कि बनने के बाद कैसा दिखेगा वो पहले ही हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसके अलावा सिविल 3D में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं डिजिटली आज आप उनको एनालाइज कर सकते हो कंस्ट्रक्शन से पहले। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, एक पूरा एक पैकेज होता है जिसमें आप सैनिटरी सिस्टम, स्टॉर्म वाटर एनालिसिस, सरफेस से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन, टोपोग्राफी, यानी कि उसमें कुछ एलिवेशन में चेंजेस करना है, आपको अलाइनमेंट की कट फिल वहाँ पे शो करनी है, सैनिटरी में आपको कितना स्लोप लगाना है पाइप नेटवर्क्स में, वाटरशेड का एनालिसिस करना है, या फिर कैचमेंट एरिया की रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो वो पूरा उन सभी चीज़ों को कैलकुलेशन करने का, रिपोर्ट जनरेट करने का पूरा पैकेज आपका सिविल 3D में होता है। तो आप सिर्फ इसको कहीं नहीं कह सकते कि भाई डिज़ाइनिंग आप यहाँ पे कर रहे हो और उसको एनालिसिस किया, सिर्फ दो चीज़ों तक हम सीमित नहीं रख सकते सिविल 3D को, ठीक है। अब सिविल 3D में जैसे अभी मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए, तो उनसे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस तरह का वर्क इसमें होगा। पहला सर्वेइंग का और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। और आपने बीटेक के टाइम पे दोनों ही आई थिंक सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे, पढ़ा था ना सर्वेइंग और ट्रांसपोर्टेशन। जैसा बीटेक में होता होगा आपका सर्वेइंग फर्स्ट होता है, सर्वेइंग सेकंड, ठीक है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट और सेकंड, पढ़ा है ना आपने? यस सर, पढ़ा तो है। बिल्कुल। तो सर्वेइंग में क्या देखा आपने, क्या क्या पढ़ा हमने सर्वेइंग में? सर्विंग में जैसे प्रिलिमिनरी सर्वे, रिकॉग्निशन, मैप स्टडी, सर्विंग के अलग अलग स्टेप्स रहते हैं, वी हैव अलग टू अलग गो थ्रू स्टेप्स दैट हमने स्टेप। देखे। एक थ्योरेटिकल यस पोर्शन हमने कवर किया था कि सर्वेइंग क्या होता है, यस डेटा कलेक्ट करना, कितने उसके टाइप्स होते हैं और किन किन इंस्ट्रूमेंट से करते हैं।
ठीक है। अब ये जो यस सर। सर्वेइंग है ना, मैं इसको भी सिविल 3D से रिलेट नहीं करते हम, क्योंकि सर्वेइंग में तो बहुत कुछ आता है। ज़रूरी थोड़ी ना सर्वेइंग का मतलब यही हो कि हम थियोडोलाइट लेके फील्ड पे गए और डेटा कलेक्ट करके लाए, है ना। सर्वेइंग इन सिविल इंजीनियरिंग और सर्वेइंग दोनों टर्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सिविल इंजीनियरिंग की तब हम बात करें तो आप सर्वेइंग में कह सकते हो कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और कौन सा डेटा होता है आपका, यानी कि उसकी कोई जियोडेटिक लोकेशंस होती है ना, एलिवेशन होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप लोग वहाँ पे चेक करते हो, उनका जो वैल्यूज़ है उनको नोट डाउन करते हो, है ना। और वैसे अगर सर्वेइंग के बारे में देखें तो क्या होता है, सर्वेइंग सिर्फ डेटा कलेक्ट करना, राइट, यही तो है सर्वेइंग। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, बस उसमें डेटा क्या कलेक्शन करते हो सिर्फ वो बता दो आप, ठीक है। तो आपने जो थ्योरेटिकल पोर्शन आपने देखा कि सर्वेइंग क्या है, कितने इसके टाइप्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड करते हो, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और हर एक इंस्ट्रूमेंट से डेटा हमें सेम कलेक्ट करना होता है। ऐसा तो नहीं है थियोडोलाइट से कुछ अलग डेटा मिलेगा आपको, ऑटो लेवल से सेम ही जो प्लेस है, सेम लोकेशन है, उसका कुछ अलग डेटा मिल जाएगा, लीडार से कुछ अलग डेटा मिलेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हम अलग डेटा लेके आए? एलिवेशन तो आपका हर जगह सेम ही होता है ना, हर इंस्ट्रूमेंट से आपका सेम होगा, जो भी जियोडेटिक लोकेशंस हैं वो भी आपकी सेम होगी, हर एक एक पॉइंट की नॉर्थिंग ईस्टिंग वैल्यूज़ भी आपको सेम मिलेगी, ठीक है ना। तो सर्वेइंग में क्या होता है, तब आप फील्ड पे जाते हो, सिविल इंजीनियरिंग में फील्ड पे हम गए और वहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम डेटा कलेक्शन करते हैं। अब डेटा आपका कौन सा होता है, एलिवेशन है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का, बेंचमार्क आपने लिया, ऑफसेट आप लेते हो, इंटरमीडिएट साइट हम कैलकुलेट करते हैं, नॉर्थिंग ईस्टिंग की वैल्यूज़ लेके आते हैं। अब ये पूरा काम हमने किया, अब करना क्या है इन सब काम का, आपने, आपके पास एक फील्ड बुक होती है रेड कलर की जिसमें आपने नोट डाउन कर लिया डेटा को। नोट डाउन करने के बाद वो जो पूरा जो डेटा था ना, जो पूरा पैकेज है, उसको सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना होता है सिविल 3D में। इंपोर्ट करने के बाद जो फील्ड पे आपने जो भी कंप्लीट एक ओवरव्यू देखा, जो भी टोपोग्राफिकल कंडीशंस देखी, वो एज इट इज़ आपके सॉफ्टवेयर में यहाँ पे डिज़ाइन हो जाती हैं। अब उनमें आपको जितने भी रिपोर्ट्स आपको कैलकुलेट करनी है, एनालिसिस आपको करना है, चाहे वाटर शेड का करना हो या फिर, तो पूरा प्रोसेस आपका होता है, ठीक है। अब रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन के कितने मीन्स होते हैं, मतलब कितने मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के? रोड, रेलवे, रोड है, रेलवे है, ठीक है, वेरी गुड। वाटर बॉडीज, वाटर लाइक बॉडीज सी। हैं, ठीक है। जैसा आप सर, पिक्चर में देख रहे एयर। हो कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने इसमें हाईवे डिज़ाइन किया और डेट्स इट। भाई रोड्स, हाईवेज़ के अलावा रेलवेज़ का डिज़ाइनिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एयरपोर्ट्स के रनवे हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ब्रिजेस आप यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी मोड्स हैं ना, जैसे कैनाल आपको डिज़ाइन करनी है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम आपका यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो सिविल 3D को आप दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हो, पहला सर्वेइंग और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। और ऑलमोस्ट 75 to 80% सिविल इंजीनियरिंग आपकी यहाँ पे कवर अप होती है, ठीक है, क्योंकि यही दो चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर भी आपका होता है, ठीक है। अब सर्वेइंग में आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स की इमेजेस आपको यहाँ पे शो रही है, आई थिंक सभी को पता होगा कौन सा क्या इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट जैसे बताए ना मैंने, काफ़ी सारे होते हैं, ऑटो लेवल आपके पास होता है, थियोडोलाइट होता है, लीडार होता है, डीएम होता है ना। इसके अलावा टोटल स्टेशन भी है, और कौन सा होता है इंस्ट्रूमेंट बताओ? डीजीपीएस, आई थिंक सर। डीजीपीएस भी होता है, वेरी गुड। तो काफ़ी सारे अपडेटेड आपके पास वर्जन्स हैं इनके, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनकी हेल्प से हमें डेटा कलेक्शन करना है, ठीक है। अब मैं एक आपको सिनेरियो बता रहा था कि डेटा कलेक्शन करने के बाद आप मतलब कलेक्ट करते हो तो क्या, किस तरह की क्या फॉर्मेशन होती है। पिक्चर की हेल्प से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, उनका एलिवेशन होता है, हम डिस्क्रिप्शन लेके चलते हैं। आपने किया था ना अपने कॉलेज टाइम में, बीटेक के टाइम में आपका सर्वे कैंप होता होगा, आपने देखा होगा वहाँ पे कि कोई भी प्लेस का हम वहाँ पे जो डेटा लेके आ रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन भी होता है कि ये जो पॉइंट आप ले रहे हो ना, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे मान लीजिए फील्ड के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक पोल है, तो आपने डेटा वहाँ पे कंसिडर किया, उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग लेके आए, पॉइंट एलिवेशन लेके आए, अब उसका फुल डिस्क्रिप्शन आपने रखा कि ये जो एंटायर डेटा है ये मेरा किसका है, इलेक्ट्रिक पोल का, या फिर कोई ट्री वहाँ पे है, ठीक है, कोई परमानेंट बिल्डिंग वहाँ पे है ना, कोई रोड है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास किस में इंक्लूड होती है, डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह का डेटा आपको लेके आना होता है, जैसा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इमेज आपके सामने गिवन है। अब इस डेटा की हेल्प से हमें क्या करना होता है,
कुछ इस तरह का सरफेस आपके पास बनता है जिसमें हमें एनालिसिस करना होता है, सरफेस की टोपोग्राफी आप लोग क्रिएट करते हो, कंटूर्स डिज़ाइन करते हैं हम, एलिवेशन जनरेट करते हैं। एक होता है टर्म होता है वाटरशेड। क्या होता है वाटरशेड? ये ड्रेनेज पर्पज के लिए है। वाटरशेड, वाटर ड्रॉप, कैचमेंट एरिया, स्टॉर्म स्ट्रीम, रन ऑफ। तो ये सभी जो कैलकुलेशंस आप करते हो ना, रन ऑफ डिज़ाइन होता है इसमें, कैचमेंट एरिया हम डिफाइन करते हैं, कंटूर किस तरीके से डिज़ाइन होता है। कंटूर के बारे में तो आई थिंक पता होगा सभी को क्या होता है कंटूर। कोई भी पॉइंट्स हैं जिनका एलिवेशन सेम है वो एक लाइन के ऊपर डिटेक्ट करते हैं जिसको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, वही आपका कंटूर होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तब आप डिज़ाइन करते हो ना तो इनकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है। जैसा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सरफेस प्रॉपर्टीज़ की कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे बनी हैं जिसमें कट फिल वॉल्यूम आपको शो हो रहा है, तो उसमें अलग अलग इसके जो कलर कॉम्बिनेशंस है, कलर स्कीम आपको शो हो रही है। ठीक है, ग्रेडिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो सरफेस आपको बिल्कुल 3D में जनरेट यहाँ पे होता है। ठीक है, स्लोप्स आप जनरेट करते हो तो आपको पता चलता है कि जो स्लोप हमने डिज़ाइन किया या फिर जो डेटा आप लेके आए हो, जो ग्राउंड आपके पास ऑलरेडी वहाँ पे गिवन, उसमें कितने % का स्लोप है। ठीक है ना, मेजर कंटूर, माइनर कंटूर्स, बॉर्डर एरिया, स्लोप एरोज, वाटरशेड, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे गिवन होती है और उनकी हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं। आपका काम क्या होता है डिज़ाइन इंजीनियर का, जो फील्ड इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, उसको रिपोर्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, वो आपको डेटा ला के देगा, आपका काम है उसको रिपोर्ट देना। ओके, इसके अलावा साइट एंड पार्सल्स के बारे में सुना है आप सभी ने? तब हाईवे बनता है तो आपने देखा होगा एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया होता है। जो हाईवेज बनते हैं ना, नेशनल हाईवेज बने हैं, वहाँ पे एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया होता है जो कुछ इस तरीके का है। जैसे पिक्चर दिख रही है आपको, कार पार्किंग वहाँ पे होती है। ठीक है, जिसमें आप काफ़ी सारी कार्स हम वहाँ पे ले डाउन कर सकते हैं। एक TIB होता है वहाँ पे, ट्रैवलर्स इंफॉर्मेशन ब्लॉक। ठीक है, हैवी व्हीकल्स के पार्किंग के लिए एक अलग आपके पास एरिया होता है। एक्स्ट्रा लार्ज जितने भी व्हीकल्स हैं उनके लिए अलग पार्किंग होती है। ठीक है, एक तरीके से स्मॉल सिटी आपके पास होती है रेस्टोरेंट सर्विस एरिया में, जिसमें आपको फूड्स प्रोवाइड होते हैं वहाँ पे। ठीक है, एक तरीके से मतलब समझो हॉस्पिटल भी वहाँ पे है, सारी चीज़ें वहाँ पे, एक छोटा सा मार्केट वहाँ पे होता है। यूटिलिटी एरियाज़ हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब डिस्टेंस काफ़ी बड़ी होती है ना हाईवे की, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती हैं। छोटे छोटे होटल्स वहाँ पे होते हैं। तो कंप्लीट जो पूरा पैकेज जो आपका है ना, ये किस में होता है? रेस्टोरेंट सर्विस एरिया में। अब ये जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आपका डिज़ाइन होता है ना, ये साइट एंड पार्सल की हेल्प से होता है। सिविल 3D में एक कॉन्सेप्ट होता है साइट एंड पार्सल्स। ठीक है, साइट पार्सल्स का मतलब क्या है? कोई भी एक बड़ा एरिया है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे आपने सुना होगा ना कि प्लॉट कटिंग होती है, एक बड़ा एरिया है उसमें हमने कुछ प्लॉट्स कट कर दिए, तो वो पार्सल ही होता है। आप यहाँ पे पिक्चर चेक कर सकते हैं, ये देखो। ठीक है, इसके अलावा ये पिक्चर यहाँ पे गिवन है। ये एक आपके पास सॉफ्टवेयर में कैसे काम करना है, किस तरीके से साइट एंड पार्सल डिज़ाइन करते हैं, उसकी पिक्चर आपके पास यहाँ पे गिवन है प्रोजेक्ट की। ठीक है, अब ये जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया यहाँ पे गिवन है ना, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे गिवन है कि स्क्वायर मीटर में कितना कितना एरिया है। फूड प्लाजा, रेस्टोरेंट, उनका कितना एरिया गिवन है स्क्वायर मीटर में। ठीक है, ट्रामा सेंटर है, जैसे हॉस्पिटल की बिल्डिंग है तो उसका क्या एरिया होना चाहिए। सर्विस स्टेशन, रिपेयर शॉप वहाँ पे होती है तो उसका कितना एरिया है। हाईवे पेट्रोल बिल्डिंग है तो उसका कितना पार्किंग एरिया। ठीक है, एम्बुलेंस के कितने एंट्रेंस होने चाहिए। स्पेयर पार्ट की शॉप किस तरीके से होगी। मेंटेनेंस ऑफिस कितने का होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन की एरिया कितना होना चाहिए। कुकिंग एरिया, पार्किंग ट्रक एरिया, टेलीफोन के कैश। ठीक है, कंप्लीट आपके पास डिटेल्स वहाँ पे गिवन होती हैं रेस्टोरेंट सर्विस एरिया में, जिसको आप साइट एंड पार्सल की हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अलावा अर्थवर्क कैलकुलेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसमें ग्राफ की हेल्प से, प्रोफाइल की हेल्प से और एक रिपोर्ट की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि किस एरिया में कितनी कटिंग होनी चाहिए, कितनी फिलिंग होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मीटर में काफ़ी सारे मेथड्स हैं। एंड एरिया मेथड से आप डिटेल निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मेथड भी आपके पास गिवन है। अब ये जो अर्थवर्क कैलकुलेशन है, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ सरफेस की हो, ये दो सरफेस के बीच के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज कॉरिडोर और सरफेस के बीच का भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी प्रोफेशनल्स का डाउट होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर रोड हमने बनाया, सरफेस हमारे पास गिवन है, लेकिन उन दोनों की कैलकुलेशन हमें नहीं करनी आती। सरफेस की तो पता है। देखो, सरफेस की बहुत ईजी है, लेकिन हाईवे की कैसे निकालते हैं वो पूरा प्रोसेस भी आपका यहाँ पे डिज़ाइन होता है। ठीक है,
आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में देखें तो जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, काफ़ी सारे मोड्स हैं, हाईवेज भी है, रेलवे है, ब्रिजेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स का रनवे आपको डिज़ाइन करना है, रेलवेज आपको करनी है, ठीक है ना। तो पूरा प्रोसेस आपका होता है। तो देखो हाईवे बनता है तो उसमें किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम आपके पास अप्लाई होगा, ठीक है। या फिर आप इंटरसेक्शन बना रहे हो, जंक्शन, राउंड अबाउट डिज़ाइन कर रहे हो तो वो कुछ इस तरीके से होता है। रेलवे नेटवर्क डिज़ाइन करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। और ये सभी चीज़ें आपकी किसके बेसिस पे डिज़ाइन होती हैं, अलग अलग कंट्री कोड्स होते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो पिक्चर आपके सामने है। इन सभी जितने भी आपके पास अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, इन सभी का कंट्रीब्यूशन होता है एक हाईवे, एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने में, ब्रिज डिज़ाइन करने में, ठीक है। जैसे IRC है, इंडियन रोड कांग्रेस, क्या काम होता है IRC का? कोड्स आप पढ़ते हो IRC के। IRS आपका इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स होता है, और AASHTO का मतलब क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन से रिलेटेड, यानी कि वो कोड जहाँ पे जैसे मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का खुद का कोई कंट्री कोड नहीं है, तो वो किसके बिहाफ पे काम करते हैं? अमेरिकन एसोसिएशन पे। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सभी कंट्रीज़ के पास कोड्स हों, जिनके पास नहीं होते वो अमेरिकन एसोसिएशन पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो जिसमें सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का भी रोल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR का भी कुछ रोल होता है, IRC के कुछ कोड्स होते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ नॉर्म्स होते हैं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो NHIDCL आपकी एक फर्म है, उसके भी आपके पास नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। RDSO जो रेलवे आपका कंप्लीट जो डिज़ाइन करता है कोड्स के बेसिस पे, स्पेसिफिकेशन से बेसिस पे, उसका भी आपके पास एक ऑप्शनल्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें आपके कोड्स के बेसिस पे, जैसे कैरिज वे आपका बन रहा है तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, कोड्स के बेसिस पे आप लोग डिफाइन करते हो। एक्सप्रेस वे बन रहा है तो उसमें कितनी स्पीड होनी चाहिए, नेशनल हाईवे बन रहा है तो उसका टेरेन क्लासिफिकेशन कितना होगा, अलग अलग टेरेन क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम अलग अलग स्पीड कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। रेलवे नेटवर्क आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें गेज जो है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ना टेक्निकलिटी पे बेस होती हैं, तो हमें कोड्स को याद करना बहुत ज़रूरी है, आप सभी को कोड्स याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे अलाइनमेंट हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एक प्रोफाइल आपका बनता है, कॉरिडोर आप बनाते हो, असेंबली, सब असेंबलीज वहाँ पे क्रिएट होती हैं जिसमें फिल स्लोप आपको कंडीशन दिखानी है, कट स्लोप कंडीशन आप लोग दिखाते हो, रोड लेन हमें शो करना होता है, ठीक है। कर्ब आप शो करते हो, बेस लाइन दिखती है वहाँ पे कॉरिडोर की, असेंबली शो होती है, ठीक है। कनेक्शन पॉइंट होता है सब असेंबली का जिसको सेंटर लाइन आप बोलते हो। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, एक प्रोफाइल आपका जनरेट होता है सरफेस और अलाइनमेंट के बीच का, ठीक है। तो जो इमेजेस आपको यहाँ पे दिख रही हैं प्रोजेक्ट्स की इमेजेस हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो हाईवे आप लोग डिज़ाइन करोगे ना वो ज्योमेट्रिक डिज़ाइनिंग पे होता है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में पता है सभी को, क्या होता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन? बताओ भाई, व्हाट इज ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे और अलाइनमेंट और सेंट्रल लाइन? सर उसके कर्व्स, क्रॉस सेक्शंस वगैरह, प्रोफाइल सर, क्रॉस सेक्शन सर। हाँ, जिसमें स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हमें सारी चीज़ मिले, मीडियन वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। कैरिज वे आपको दिख रहा हो तो वहाँ पे लेन की कितनी विड्थ होनी चाहिए, फुटपाथ आपको दिख रहा हो वहाँ पे डेलाइट एरियाज शो कराते हैं, एक साइकिल ट्रैक आपके पास होता है, लैंडस्केप एरिया जहाँ पे हमें ग्रीनरी शो करानी होती है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक में यही तो सारी चीज़ें होती हैं। मीडियन यानी कि डिवाइडर आपको रखना है तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो जो पूरा प्रोसेस यहाँ पे है ना, जैसे रूरल क्रॉस सेक्शन है तो उसका कुछ अलग फॉर्मेशन होती है, उसका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आपका अलग होगा, अर्बन का कुछ अलग तरीके से होगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेस वे का कुछ अलग होगा, स्टेट और नेशनल हाईवे का अलग होता। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना आप इसमें डिज़ाइन करते हो, ज्योमेट्रिक कोड्स आपके पास होते हैं, इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको वैल्यूज़ मेंशन करनी होती है कि कैरिज वे आप बना रहे हो तो उसकी विड्थ हम कितने रखें, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि सिविल 3D में ये सभी चीज़ें आप ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के बेसिस पे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कॉरिडोर आप बनाते हो तो उसकी फॉर्मेशन आप लोग चेक कर सकते हो, इंटरसेक्शन आपका बनता है, राउंड अबाउट आप बनाते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, जंक्शन डिज़ाइन आपका बनता है। राउंड अबाउट में बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक गिव वे होता है, सर्कुलेशन विड्थ हम डिफाइन करते हैं, अप्रोच रोड आप वहाँ पे डिज़ाइन करते हो, एंट्री रोड हम डिज़ाइन करते हैं, उसका कोई एग्जिट रेडियस होता है, एंट्री रेडियस होता है, ठीक है ना।
तब पहले लेन से दूसरे लेन में जाते हो तो एक स्प्लिटर एरिया होता है, तो वो कंप्लीट जो प्रोसेस यहाँ पे बनता है वो पूरा आपके सामने गिवन है। जैसे देखो सबसे बॉटम में आपके पास एक प्रोजेक्ट है, इसका इमेज यहाँ पे गिवन है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम बना वो किस तरीके से है। ये आपके पास स्प्लिटर आइलैंड यहाँ पे शो है, यानी कि दो रोड है उनको बीच में स्प्लिट किस तरीके से क्या हुआ, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो प्रोसेस। ठीक है, ये आपके पास एग्जिट रोड यहाँ पे गिवन है, जिसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, स्पीड कितनी रख सकते हैं हम, तो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे कोड्स के बेसिस पे होते हैं। इसके अलावा सुपर एलिवेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका सिविल इंजीनियरिंग में। क्या होता है सुपर एलिवेशन? एक रेयर में पीछे नहीं जाना, साइड रोड के बाहर नहीं जाना। इनर एज के कंपैरिजन में आउटर एज जो होता है उसकी जो एलिवेशन, यानी कि उसको हाइट इंक्रीज कर देते हैं, यही तो होता है सुपर एलिवेशन। तो आप इसमें चेक कर सकते हो टेंजेंट रन आउट कितना होगा, कर्व जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे रखनी है। आपको पता है सुपर एलिवेशन के को डिजाइन करने के कितने फॉर्मूले हैं? ग्रेजुएशन टाइम पे आपने सिर्फ एक ही पढ़ा होगा। आप 10 अलग अलग फॉर्मूले से सुपर एलिवेशन डिजाइन कर सकते हो, जिसमें लेवल सेक्शन कैसे दिखाना है, क्राउन सेक्शन कैसे शो करोगे आप, सेंटर लाइन किस तरीके से डिफाइन करनी है, रन ऑफ एरिया, स्पाइरल रन ऑफ, टेंजेंट रन आउट। ठीक है ना, जो पिवट मेथड होगा आपका, यानी कि जो रोड आपको विड्थ इंक्रीज करनी है, सॉरी हाइट इंक्रीज करनी है, तो वो आउटसाइड से करनी है, इनसाइड ऑफ कर्व, सेंटर, बेस लाइन, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन होती हैं। ठीक है ना, तो सुपर एलिवेशन आप डिज़ाइन कर सकते हो अलग अलग मेथड से। ठीक ऐसे ही IRS के बेसिस पे रेलवे इंजीनियरिंग के डिज़ाइंस, जिसमें कैरिजवे जो आप गेज बनता है वो मीटर गेज आपको रखना है, उसमें बैलास्ट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, स्लीपर की हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए, ग्रेवल का साइज़ कितना होना चाहिए, सॉइल सबग्रेड लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना ये आपका डिज़ाइन होता है। अब जैसे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की बात करें तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है, आप रनवे डिज़ाइन करते हो तो रनवे में बेसिकली क्या होगा, रनवे में क्या होगा कि कोई भी एक प्लेन है उसकी कैटेगरी मान लेते हैं। जैसे बोइंग का नाम आपने सुना होगा ना? यस सर। उसकी विड्थ देखो क्या कुछ हाइट होती है, मैसिव आपके पास एक प्लेन है वो, तो बोइंग को ई कैटेगरी में रखा जाता है। और ई कैटेगरी के जो प्लेन है ना वो तब एक रनवे पे आएंगे तो रनवे की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 60 मीटर। अब ये कोड्स के बेसिस पे डिफाइन हुआ है कि जितनी उनकी विड्थ होगी उस पर कितना हम लेके चलें। ठीक है, फिर रनवे बनता है तो आपने नोटिस किया होगा कि रनवे कभी भी स्टार्टिंग और एंडिंग सेम एलिवेशन नहीं होता, उनका लेवल नहीं होता पूरे तरीके से, उसमें एंडुलेशंस होती हैं। क्या रीज़न होता है एंडुलेशंस के पीछे? तब आपका प्लेन लैंडिंग करता है तो उसमें जो फोर्स है उसका जो उसको कम किया जा सके, स्पीड कम होती है। ठीक है, स्पीड को कम करने के लिए वहाँ पे एंडुलेशंस बनाई जाती हैं, एक जिगजैग मोमेंट में आपका चलता है वहाँ पे। कभी भी देखना रनवे बिल्कुल प्लेन नहीं होता। ठीक है, रनवे छोड़ो, आपके जो हाईवेज बनते हैं ना वो भी कभी नोटिस करना बिल्कुल सेम एलिवेशन पे नहीं होते, सेम लेवल पे नहीं होते। ठीक है, उनको भी एक जिगजैग फॉर्मेशन में डिज़ाइन किया जाता है ताकि ड्रेनेज कंडीशन को हम, जो ड्रेनेज प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, इसके अलावा और क्या कुछ डिज़ाइन कर सकते हो आप? कैनाल डिज़ाइन आपकी होती है, पाइप नेटवर्क। आप देखो यहाँ पे 3D पिक्चर आप चेक कर सकते हो कैनाल किस तरीके से आपको बनाना है। पाइप नेटवर्क जो कि आपका सैनिटरी है, स्ट्रॉम, सीवर एनालिसिस आप करते हो तो वहाँ पे पाइप नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें टैंक आपको बनाना होता है, पाइप का स्लोप आपको कितना रखना है, ग्रेविटी पाइप बना रहे हो या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज में काम आती हैं। जैसे ONGC का कोई प्रोजेक्ट चल रहे हो तो वहाँ पे पाइप एंड नेटवर्क का यूज़ होगा। अदरवाइज आप हाईवे डिज़ाइन कर रहे हो तो वहाँ पे भी हमें ड्रेनेज कंडीशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, कोई नई सिटी की प्लानिंग हो रही है तो वहाँ पे भी आपको पाइप नेटवर्क पे वर्क करना होता है। ठीक है ना, तो इसमें ड्रेनेज कंडीशन का भी काम होता है। ठीक है, आप रेलवे के साथ साथ, हाईवे के साथ साथ या फिर रनवे के साथ साथ, और इसमें अलग से आप पूरा नेटवर्क यहाँ पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस हमने देखा ना कि किस तरीके से काम होगा, एग्जीक्यूशन कैसा होगा, वो ज़रा आप देखें ज़रा। ठीक है, वीडियो की हेल्प से मैं आपको शो कराता हूँ पूरा प्रोसेस, आप यहाँ पे चेक करिए। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक डेटा आप लेके आते हो, उसकी हेल्प से हमने कट एंड फिल वहाँ पे जनरेट किया, प्रोफाइल आपकी बनी, असेंबली की कैलकुलेशन हमने वहाँ पे की। असेंबली की कैलकुलेशन के बाद एक
प्रोफाइल की हेल्प से आपने सर्कुलेटरी सिस्टम वहाँ पे डिज़ाइन किया, अलाइनमेंट आपने जनरेट किया, कॉरिडोर आप बनाते हो, और एक इस तरीके से आपका कट एंड फिल एनालिसिस होने के बाद कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपके डिज़ाइन होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें वॉक थ्रू का जो वर्क है ना, जैसे एनिमेशन आपको चेक करना है तो वो पूरा प्रोसेस भी यहाँ पे होता है। अब आप इसमें चेक कर सकते हो कि आपका रोडवे कहाँ पे, कैरेज वे कहाँ है, ठीक है, किस तरह की कैलकुलेशन यहाँ पे है। इसके अलावा फुटपाथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब ये इतना काम हमने किया। अब देखो हमें स्कोप्स भी समझने बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तब आपने सॉफ्टवेयर के बारे में सुना तो आपने ये भी नोटिस किया होगा ना कि स्कोप्स क्या है इसके, किन किन फील्ड में आप जा सकते हो, है ना। आप देखो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में आप वर्क कर सकते हो सिविल 3D सीखने के बाद। कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज के नाम पता है आपको, NHAI है, IRC में भी आप जा सकते हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो। इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं। GMR है जो कि स्पेशली किसके लिए जानी जाती है, एयरपोर्ट डिज़ाइन होते हैं, है ना। बिल्डकॉन है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा टाटा प्रोजेक्ट्स और L&T है, अशोका बिल्डकॉन। काफ़ी सारी कंपनीज है ना जिनमें आप काम कर सकते हो अपने रेगुलर बेसिस पे, या फिर एक तरीके से हम बताएं फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं स्कोप्स की बात कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिविल 3D आपने सीखा या फिर सिविल इंजीनियरिंग आपने की और आप प्राइवेट सेक्टर में चले गए, ऐसा नहीं है। दोनों ही सेक्टर आपके पास होता है, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट है, बिल्कुल। महेंद्र थोराट BRO आपका एक गवर्नमेंट फर्म है, ठीक है ना। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। कुछ है कंपनीज के नाम बताओ मुझे, जैसे गवर्नमेंट में कौन कौन सी फर्म्स आपके पास, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में भी आप बता सकते हो भाई कंपनीज। सर एकॉम इंडिया लिमिटेड, एकॉम इंडिया लिमिटेड, गैमन इंडिया। हाँ एकॉम है, गैमन इंडिया है, बिल्कुल। इसके अलावा सर HCC भी शायद वही है ना, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, वेरी गुड। HCC है। HCC के अलावा L&T मैंने बताया, चेन्नई बेस्ड कंपनी है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए है। सर जिंदाल नहीं आते जो। टाटा प्रोजेक्ट्स है, मुंबई बेस्ड कंपनी है। एफकॉन्स है, बिल्कुल। शाहपुर जी है, मुंबई बेस्ड कंपनी है। GMR ग्रुप आपका मुंबई बेस्ड कंपनी। HCC आपने बताया, वो मैं बोलते जा रहा हूँ। एफकॉन्स आपने बताया, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी मुंबई बेस्ड कंपनी है। एक अदानी है, बिल्कुल। एक JMC प्रोजेक्ट्स का भी नाम सुना होगा आपने, गैमन इंडिया, है ना। जिंदल भी है। जिंदल बेसिकली आपका अभी हाईवेज में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, IVRCL का नाम सुना होगा, जो कि वाटर प्रोजेक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल, पावर ट्रांसमिशन, इन सब के प्रोजेक्ट्स जो कवर करती है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता है, रिलायंस के बारे में। एक अशोका बिल्डकॉन जो कि BOT के बारे में पता है आपको, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, BOT EPC और BOT के प्रोजेक्ट्स लेती है, जो कि PPP मॉडल पे काम करते हैं आपके, अशोका बिल्डकॉन। एक आपका BL कश्यप भी है। SR ग्रुप का नाम सुना है? पेट्रोल पंप्स तो देखे होंगे ना SR के आपने, रेड कलर के होते हैं। यस सर, है ना। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। आयरकॉन का नाम सुना है? IRCON, आयरकॉन इंटरनेशनल। हाँ सर, ये गवर्नमेंट इंडिया कंपनी है, गवर्नमेंट इंडिया अंडरटेकिंग, ठीक है। 1956 में इसको कंपनी को अंडरटेक किया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। और बेसिकली ये क्या है, PSU है, जो कि इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। आयरकॉन का मतलब है ये इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, आयरकॉन एक PSU है ये। इसके अलावा JP ग्रुप का नाम सुना है आपने? एक KEC इंटरनेशनल का नाम सुना होगा, जो कि BIM पे वर्क करती है ना। तो ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज है। एक नागार्जुना कंस्ट्रक्शन हैदराबाद से। तो काफ़ी सारी कंपनीज है जो आपके सिविल 3D यानी कि एक नेशन डेवलपमेंट में आपके काम करते हैं। और जॉब्स के बारे में तो आप देखो सभी को पता होगा, पिछले महीने की कुछ डिटेल्स यहाँ पे गिवन है
है ना। तो ये अपडेटेड आपके पास फॉर्मेट है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो कंपनीज के नाम आप चेक कर सकते हो। एक कंपनी यहाँ पे गिवन है सबसे टॉप में, DT, ये की फॉरेन कंपनी है, ठीक है ना। यूनिटेक है, HCC, SR, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओबराय रियलिटी, ठीक है ना। ये सभी जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ये सभी कंपनीज आपके हाईवे में काम करती हैं, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो, यानी कि सिविल 3D सीखने के बाद आप इन कंपनीज में अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। कुछ डाउट है तो बताओ मुझे अभी तक। तो ये सर अभी जैसे यस, सिविल 3D में सर वो ब्रिजेस वगैरह भी बना सकते हैं क्या? हाँ ब्रिज भी बना सकते हो, बिल्कुल आपको बताया जाएगा किस तरीके से डिज़ाइन करना है, ब्रिज कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसेस होगा इसमें। सर जैसे अभी कट एंड फिल मेथड है सर, अभी जैसे हमारे पास, हम तो सर जैसे गूगल मैप से कोऑर्डिनेट्स ले लिया, मैप से देख के पर्टिकुलर एरिया का, तो सर वो कट एंड फिल अगर हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एक्यूरेट आएगा क्या सर? वो नहीं तो इधर उधर एक्यूरेट नहीं, अगर आपके पास देखो डेटा एक्यूरेट और एक्यूरेसी आप लेके चल रहे हो तो सारी चीज़ आपको एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप उसमें 1% जो है ना कट फैक्टर फिल फैक्टर लेके चलते हैं 1%, ठीक है। 1% का मतलब क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा आपको इसमें सिंपल वे में बता देता हूँ। मान लीजिए आपको एक्सकवेशन करना है 2 फीट, ठीक है, या फिर 2 मीटर करना है। देखो जाहिर सी बात है आप एक्यूरेट 2 मीटर कर नहीं सकते, हो सकता है 1.9 हो या फिर 2.1 हो जाए, है ना, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए हम कट फैक्टर लेके चलते हैं 1% का, कट फैक्टर और फिल फैक्टर। तो जो आपका कंप्लीट वहाँ पे डेटा रहेगा ना वो एक्यूरेसी आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी उसमें ग्राफ भी आपका जनरेट होता है, ग्राफ के बेसिस पे भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। कट फिल फैक्टर आपका निकलता है ना, प्रोफाइल भी बनता है, रिपोर्ट जनरेट होती है, ग्राफ भी बनता है आपका। सर जैसे स्लोप वाइज कटिंग करना है तो सर स्लोप अकॉर्डिंग टू स्लोप, अकॉर्डिंग टू स्लोप भी आप कर सकते हो, बिल्कुल। स्लोप के बेसिस पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है क्या सर स्लोप इतना कटिंग करना? नहीं, वो आपका ग्रेडिंग ऑप्टिमाइजेशन होता है उसमें। अभी जैसे करेंगे ना कट फिल करेंगे तो वहां पे आएंगे सभी कॉन्सेप्ट्स। सर यस, हम लोग सिविल 3D में क्रैक वर्जन में जियो लोकेशन ओपन कर सकते हैं क्या? जियो बिंग लोकेशन, हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। इसके अलावा थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का भी यूज हम कर सकते हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में आप एग्जांपल कुछ दे सकते हो क्या? जैसे मान लो आप साइट पे जाना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हमें 1% एरर बेसिस पे डेटा कैलकुलेशन करना है तो आप गूगल अर्थ या फिर ग्लोबल मैपर का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपके पास सरफेस एज इट इज़ बन जाता है, ठीक है। जिसमें नॉर्दर्न ईस्टर्न की वैल्यू भी आप पुट अप कर लेते हो, एलिवेशन भी वहाँ पे ले आते हो, और उस डेटा को ग्लोबल मैपर की हेल्प से हम सिविल 3D में लेके आते हैं। तो एज इट इज़ आपका डेटा जो एज इट ग्राउंड सरफेस है, टॉपोग्राफिकल एरिया है, वो वहाँ पे जनरेट हो जाता है। जैसे अभी मैं क्रैक वर्जन यूज कर रहा हूँ तो उसमें जब जियो लोकेशन ऑन करना रहता है तो वो आईडी मांगता है। उसका उसकी उसकी चीज़ें भी बताऊंगा। एक तो हमारे बीच में मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि क्रैक वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास नहीं मिलेंगे, और परचेजिंग वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ऑप्शंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें मिलेंगी। परचेजिंग में भी आपको मिलेगा, क्रैक में भी आपको मिलेगा। क्रैक वर्जन देखो किसी ना किसी ने तो परचेज किया है उसको, तभी तो क्रैक वर्जन बना वो, हाँ सही, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपके पास होते हैं, बस तरीका अलग होता है कि करना कैसे है उसको। तो वो टाइम आएगा जियो लोकेशन का, तो उस टाइम पे बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है, ओके ठीक है। इसके अलावा किसी का वो डाउट है तो बताओ मुझे। हाँ टाइम को लेकर के सर मैंने यस प्रशांत बताइए। वो सिविल 3D 2022 वर्जन डाउनलोड किया सर, उसमें तो जियो लोकेशन अवेलेबल है, और साथ में एक और ऑप्शन है डायनामो करके, यूज नहीं करना डायनामो आपको। हाँ जी सर, डायनामो नहीं यूज करना, करने की जरूरत नहीं है, हाँ ओके ओके सर। ठीक है। लेकिन उसमें तो जियो लोकेशन वगैरह दिया है सर, ऑटोमेटिकली सब कुछ सारी चीज़ें हैं। 16 में भी जियो लोकेशन यूज़ कर सकते हो, उसका भी तरीका है कैसे करना है। मैं 23 यूज़ कर रहा हूँ अभी। आप जिस पे काम करोगे ना, जिस पे मैं ट्रेनिंग कराऊंगा आपको, वो 23 पे होगी, ठीक है, 2023 पे, ठीक है। ओके सर। चलो, और किसी का कोई डाउट नहीं है?
हाँ, टाइम को लेकर के मैं बता रहा था आप लोगों को, टाइम तब आपका चेंज होगा, जैसे 7 PM का रखा जाएगा तो मॉर्निंग में आपके पास मेल आ जाएगा, ठीक है। जैसे मे बी कल आपकी क्लास 7 PM हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक सर हम सिलेबस वाइज इनफ कब फॉर से टुडे। स्टार्ट करेंगे? हाँ, सिलेबस वाइज कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी सिलेबस वाइज। आज बेसिकली आप लोगों का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा कोर्स के बारे में मैंने बताया, या ठीक है। कल से हम पूरा प्रोसेस आपका स्टार्ट रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय एंड थैंक यू सर। मिलते हैं कल। Thank you so much. Thank you so much. वेलकम ओके सर, थैंक यू। वेलकम।